हेलो गाइस, कैसे हैं आप सब लोग। आशा करता हूँ मैं आप सब बहुत अच्छे होंगे और उतनी अच्छी आपकी पढ़ाई चल रही होगी। और जैसा कि आप सबको पता है कि वी हैव लॉन्च्ड एनसीईआरटी लॉन्च पैड। हमने प्रॉमिस किया आपको कक्षा 6 से लेके 12 तक की एनसीईआरटी, और ये कैसी रहने वाली है, फ्री फॉर यूपीएससी एस्पिरेंट एज वेल एज फॉर द एस्पिरेंट्स हु आर प्रिपेयरिंग फॉर द एनी स्टेट पीसीएस। यस, फ्री इन व्हाट सेंस? फ्री उस सेंस में है कि इसकी कोई मॉनेटरी वैल्यू आपसे नहीं ली जा रही, बट इट डजंट मीन्स कि इसकी कोई क्वालिटी नहीं होगी। अक्सर लोगों को ये भ्रम हो जाता है कि यार ये लोग तो फ्री में चीज़ें प्रोवाइड करा रहे हैं, और फ्री में अक्सर जो चीज़ें मिलती हैं उनकी क्वालिटी बहुत अच्छी नहीं होती है। बट आई कैन एश्योर यू दिस, और ऑन द बिहाफ ऑफ नचिकेता सर टीम आई कैन अश्योर यू दिस कि यहाँ पे जो आपको एनसीईआरटी या एनसीईआरटी के अलावा भी आने वाले जो भी कोर्सेज आपको पढ़ाए जाएंगे, वेदर दे आर पेड और अनपेड, अगर वो फ्री में आपको मिल रहे हैं, उसका कोई मॉनेटरी टर्म्स में आपसे वैल्यू नहीं ली जा रही है, तो इसका मतलब कतई ये नहीं है कि उसमें क्वालिटी नहीं होगी। मैं ये अश्योरेंस दे सकता हूँ कि जिस तरीके से हम लोग पेड बैचेस में पढ़ाते हैं, हम लोगों का ऐसा नहीं हो सकता है कि यार मैं यूट्यूब पे जब फ्री पढ़ा रहा हूँ तो अलग तरीके से पढ़ाऊँ, और जब मैं पेड बैच में पढ़ा रहा हूँ तो अलग तरीके से पढ़ाऊँ। बीइंग अ टीचर, बीइंग अ फैकल्टी, ये मेरे लिए पॉसिबल भी नहीं है ना। ऐसा नहीं हो सकता कि यार मैं पेड बैच में जब डेमोक्रेसी पढ़ा रहा हूँ तो उसको अलग तरीके से मैं आपको बताऊंगा, और जब फ्री में या यूट्यूब पे आपको पढ़ा रहा हूँ तो डेमोक्रेसी अलग तरीके से बताऊंगा। ठीक है, तो ये पॉसिबल नहीं है। तो इस बात की आप कतई चिंता ना करें कि यार ये जो बैच रहेगा क्या ये उतना ही कारगर साबित होगा। बिल्कुल ये उतना कारगर साबित होगा। और दूसरी चीज, ये मॉनेटरी टर्म्स में हो सकता है फ्री हो, लेकिन इसके बदले मुझे आपका क्या चाहिए, मुझे आपका समय चाहिए। तो आई वोंट से इट कि ये एकदम फ्री है, मुझे आपका समय चाहिए, मैं अपना समय आपको दे रहा हूँ। तो ये बिल्कुल फ्री नहीं है उस सेंस में। आप जब समय दोगे आप पाओगे कि हाँ यार इन लेक्चर से मुझे बेनिफिट हो रहा है, और यकीन मानिए कि इन लेक्चर से आपको बेनिफिट होगा। सर है आप सब जानते हो नीरज नचिकेता सर को। दिस इज मी मुकुल भारद्वाज, आई विल टेक केयर ऑफ योर ज्योग्राफी सेक्शन एज वेल एज द पॉलिटी सेक्शन। शुभम सर ही विल टेक केयर ऑफ योर इकोनॉमिक्स सेक्शन। ठीक है, चलते हैं हम लोग आगे। एंड टुडे वी आर स्टार्टिंग विद दिस पॉलिटी सीरीज, एंड इन दिस पॉलिटी सीरीज वी विल कवर द एनसीईआरटी फ्रॉम क्लास 6 टू 12। हम लोग कक्षा 6 से लेकर 12 तक की सभी एनसीईआरटीज को कवर करेंगे। ठीक है, और जो आज का टॉपिक रहने वाला है वो है डाइवर्सिटी। क्यों डाइवर्सिटी? क्योंकि अगर क्लास 6 की आप एनसीईआरटी खोलोगे और फर्स्ट जो चैप्टर आपको मिलेगा, फर्स्ट जो यूनिट आपको मिलेगा, दैट डील्स विद द डाइवर्सिटी। तो आज हम समझने की कोशिश करेंगे कि डाइवर्सिटी क्या होता है, व्हाई दिस चैप्टर इज इंपॉर्टेंट, कि ये चैप्टर क्यों इंपॉर्टेंट है, इसको समझना भी बहुत जरूरी है। कि अक्सर हम लोग इस बात पे कंफ्यूज हो जाते हैं कि डाइवर्सिटी और इनइक्वलिटी, विविधता और असमानता में क्या अंतर होता है, क्या ये अलग अलग चीज है या ये एक ही चीज है। हम लोग आर्टिकल 14 हम लोग पढ़ लेते हैं, अनुच्छेद 14 हम पढ़ लेते हैं, जहाँ पे हम इक्वलिटी बिफोर लॉ के बारे में हम लोग बात कर लेते हैं। लेकिन सबसे पहले ये तो समझ लें कि समानता क्या होता है, और समानता और असमानता में क्या विभेद है, कैसे ये अलग अलग हो जाती है। और जब तक आप असमानता नहीं जान पाओगे तब तक आप इस चीज को अप्रिशिएट नहीं कर पाओगे कि हमारे संविधान में क्यों आर्टिकल नंबर 14 से लेकर 18 तक, जिसको पूरे को समग्र रूप से कहा जा सकता है कि वो समानता के अधिकार हैं, वो क्यों दिए गए हैं मौलिक अधिकारों के रूप में। तो पहले जानना पड़ेगा कि असमानता क्या होती है, और साथ ही साथ एक बहुत छोटा सा डिफरेंस है असमानता और डाइवर्सिटी के बीच में, ये भी हम जानने का प्रयास करेंगे। ठीक है, हाँ, तो आज का हमारा पहला टॉपिक रहने वाला है डाइवर्सिटी। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। तो क्लास 6 के आपको पता ही है हम लोग एनसीईआरटी ले रहे हैं, और मैं चाहूंगा कि आप अपने सामने एनसीईआरटी की किताब, वेदर इट इज इन पीडीएफ फॉर्मेट और अगर हार्ड कॉपी में तो बहुत अच्छी बात है, वो आप अपने पास खोल के रखें, और ताकि आप जो मैं चीज़ें कहूँगा उससे क्या कर पाएँ, आप लोग रिलेट कर पाएँ। पहला जो चैप्टर है उसका नाम है अंडरस्टैंडिंग डाइवर्सिटी। क्या नाम है? अंडरस्टैंडिंग डाइवर्सिटी। अब नाउ समझने की कोशिश कीजिएगा कि भाई ये जो डाइवर्सिटी है हिंदी में से कहा जाता है विविधता। क्या कहा जाता है? विविधता कहा जाता है। अक्सर हमने ये सुना है कि भारत में बहुत सारी विविधताएं पाई जाती हैं, भारत में डाइवर्सिटी बहुत पाई जाती है। तो होती क्या ये डाइवर्सिटी? क्या भारत में अलग अलग प्रकार के जो लोग मिल रहे हैं, क्या इससे डाइवर्सिटी बनेगी? क्या भारत में अमीर और गरीब बहुत लोग मिल रहे हैं इस तरह से, जिनमें आय अगर हम बात करें, जिनके इनकम की अगर अपन बात करें तो उसमें बहुत डिफरेंसेस हैं? क्या ये डाइवर्सिटी है? या ये डाइवर्सिटी कि भारत में अनेक प्रकार के धर्म
को पालन करने वाले या फॉलो करने वाले लोग जो मिल रहे हैं वो डाइवर्सिटी है। तो ये समझने की आज हम कोशिश करने वाले हैं। तो बेसिक जो हमारा आज का एजेंडा रहने वाला है वो रहेगा डाइवर्सिटी वर्सेस इनइक्वलिटी इनइक्वलिटी, विविधता और असमानता में अंतर। ठीक है, चलें आगे। और छोटा सा यूनिट है, छोटा सा चैप्टर है ये, और पूरी डाइवर्सिटी यूनिट में 2 चैप्टर है। हम लोग आराम आराम से एक एक चैप्टर लेके समझ की चीजें आगे बढ़ेंगे। तो पहले बात करते हैं असमानता की, पहले बात करते हैं इनइक्वलिटी की। यार इनइक्वलिटी क्या होता है, ठीक है, और कैसे कभी कभी जो इक्वल ट्रीटमेंट है, इस शब्द को ध्यान से सुनिएगा, इस लाइन को ध्यान से सुनिएगा, कि कभी कभी इक्वल ट्रीटमेंट भी इनइक्वलिटी को जनरेट कर देता है। फिर से सुनना, मैंने क्या कहा कि कभी कभी क्या होता है, इक्वल ट्रीटमेंट क्या जनरेट कर देता है, इट लेड टू इनइक्वलिटी। आप के लिए शॉकिंग हो सकता है कि यार हम बात कर रहे हैं कि सबको इक्वल ट्रीटमेंट मिले, और उस इक्वल ट्रीटमेंट से क्या जनरेट हो जा रही है, इनइक्वलिटी जनरेट हो जा रही है। कैसे होगा, इस चीज को भी जानेंगे। तो समझ पा रहे हैं कि चैप्टर इंपॉर्टेंट है, बहुत छोटी छोटी बारीक चीजों को हमको यहाँ पे समझना होगा। इनइक्वलिटी की बात कर लेते हैं। इनइक्वलिटी कम्स अबाउट व्हेन अ पर्सन डज नॉट हैव द रिसोर्स एंड द अपॉर्चुनिटी दैट आर अवेलेबल टू द अदर पर्सन। तो सीधी सीधी अगर बात की जाए तो ये कहने की कोशिश की जा रही है कि एक व्यक्ति है जिसके पास वो संसाधन है, काफी संसाधन उसके पास उपलब्ध हैं, वहीं पे दूसरा जो व्यक्ति है उसके पास संसाधनों की काफी कमी है। तो ये दोनों व्यक्ति यहाँ पे संसाधनों की एक के पास प्रचुर मात्रा में मौजूदगी है, दूसरे के पास जो रिसोर्सेज हैं वो बहुत ही कम मात्रा में, उसके पास जो रिसोर्सेज है काफी लेस अमाउंट में प्रेजेंट हैं। तो क्या ये डाइवर्सिटी होगी? नहीं, ये डाइवर्सिटी नहीं है, ये क्या है, इनइक्वलिटी है। इससे क्या पैदा होती है, इससे इनइक्वलिटी पैदा होती है, और यही क्या है, असमानता है। आप अगर एनसीईआरटी किताब पढ़ोगे, एनसीईआरटी किताब में आपको यहाँ पे एक कहानी देखने को मिलेगी, और वो कहानी है समीर की कहानी। अगर आप एनसीईआरटी मेरे साथ खोल के आप पढ़ रहे हो तो उसमें 2 लोग मिलेंगे, एक का नाम है समीर 1 और दूसरे का नाम है समीर 2। ठीक है, एक का नाम समीर 1 है, दूसरे का नाम समीर 2 है। अच्छा, क्या डिफरेंस है समीर 1 और समीर 2 में? तो आप जानोगे कि साहब समीर 1 जो है ये जिस रिलीजन को बिलोंग करता है ये है हिंदू रिलीजन, ये जिस रिलीजन को बिलोंग करता है ये है मुस्लिम रिलीजन। ठीक है, एक तो बात करिए वहां पे रिलीजन की, दूसरी ये जो भाषा जो बोलता है वो भाषा बोल रहा है उर्दू, और वहीं पे ये जो भाषा बोल रहा है ये बोल रहा है हिंदी। ठीक है, तीसरी चीज की बात की जाए, ये समीर 1 जो है ये जाता है स्कूल, ये जाता है स्कूल, और समीर 2 जो है ये न्यूज़पेपर डिस्ट्रीब्यूट करने का काम करता है, अखबार बांटने का काम कौन कर रहा है, समीर 2 कर रहा है। ठीक है, अच्छा इन दोनों के पास धर्म है? तो आप कहोगे हाँ साहब दोनों के पास धर्म है, समीर 1 के पास भी धर्म है जिसका नाम है हिंदुइज्म, और समीर बी के पास भी धर्म है जिसका नाम क्या है, इस्लाम धर्म को फॉलो कर रहा है। वहीं पे आप बात करोगे क्या इनके पास भाषा है? तो आप कहोगे हाँ साहब एक हिंदी में बात कर रहा है, दूसरा उर्दू में बात कर रहा है। तीसरी चीज आई कि क्या इनके पास किताबें मौजूद हैं, क्या इनके पास पुस्तकें, बुक्स, नोटबुक्स, पेन, पेंसिल या स्कूल जाने की सुविधा मौजूद है? तो ये सारी क्या है, ये संसाधन है। तो आप कहोगे साहब समीर 1 के पास तो ये संसाधन है कि कहाँ जा सकता है, विद्यालय जा सकता है, स्कूल जा सकता है, वहीं पे समीर 2 के पास संसाधन नहीं है, तो ये क्या कर रहा है, न्यूज़पेपर डिस्ट्रीब्यूट कर रहा है, अखबार बांटने का काम कर रहा है। तो यहाँ पे 2 चीजें आप देख पा रहे हो कि धर्म अलग अलग है, भाषा अलग अलग है, संसाधन भी अलग अलग है, किसी के पास संसाधन है और किसी के पास संसाधन नहीं है। तो जहां पे बात होती है संसाधनों की, फिर से सुनिएगा, जहां पे बात होती है रिसोर्सेज की, तो रिसोर्सेज अगर किसी एक व्यक्ति के पास हैं और दूसरे व्यक्ति के पास नहीं है, तो ये जो चीज है मुख्यतः है, ये किस चीज को जन्म देगी, ये जन्म देती है, इसी चीज को कहा जाता है इनइक्वलिटी। क्या कहा जाता है, इन
इनइक्वालिटी, इसी चीज को हम लोग कहेंगे असमानता। उम्मीद करता हूं चीजें समझ में आ रही होगी कि व्हाट इज इनइक्वलिटी, इनइक्वलिटी का सेंस क्या होता है। तो इनइक्वलिटी में अगर आप सेंस की बात करोगे तो इनइक्वलिटी का सेंस ये है कि किसी एक व्यक्ति के पास, किसी एक व्यक्ति के पास रिसोर्सेज हैं सफिशिएंट अमाउंट में या सफिशिएंट से ज्यादा हैं, और दूसरे व्यक्ति के पास रिसोर्सेज रिसोर्सेज की भारी कमी है। तो ये जो रिसोर्सेज आप देख पा रहे हो, ये किसको जनरेट करते हैं, यहां से क्या पैदा होती है, इट लेड टू इनइक्वलिटी। तो याद रहेगा कि भाई इनइक्वलिटी का संबंध सीधा सीधा किससे है, संसाधनों से है। अब फिर से उस परिभाषा पे चलते हैं जो हमने सबसे पहले पढ़ी थी। अब आइए, अब शायद ये परिभाषा आपको समझ में आ जाएगी। इनइक्वलिटी कम्स अबाउट व्हेन अ पर्सन, एक व्यक्ति डज नॉट हैव द रिसोर्सेज, एक व्यक्ति जिसके पास संसाधन नहीं है, एंड अपॉर्चुनिटीज, और उसके पास क्या नहीं है, अपॉर्चुनिटी भी नहीं है, दैट आर अवेलेबल टू द अदर पर्सन। अक्सर जब आपने यूपीएससी का रिजल्ट आता है तो आप उसके बाद न्यूज़पेपर्स में बहुत सारी ऐसी कहानियां पढ़ते हो क्या, कि एक रिक्शे वाले का, एक ऑटो रिक्शे वाले का बेटा या एक रिक्शा चलाने वाले व्यक्ति की बेटी क्या बन गई है, आईएएस ऑफिसर बन गई है। ये सुनी होगी ऐसी खबरें, है ना। और अक्सर जब ऐसी खबर अखबारों में छपती है तो हमारे माता पिता उसको विशेष कर पढ़ते हैं और आपको बताने की कोशिश करते हैं, और वो ये भी कहते हैं कि देखो इनके पास संसाधनों की भारी कमी है और उसके बावजूद ये क्या बन रहे हैं, अफसर बन रहे हैं। लेकिन हमने जितना कोशिश हो सके उतने संसाधन आपको क्या करवाएं, मौजूद आपको प्रबंध उनका करवाएं, उनको मैनेज आपके लिए करवाए हैं, लेकिन फिर भी आपका क्या नहीं हो रहा है, सिलेक्शन नहीं हो पा रहा है। ये बातें आपने भी सुनी होगी, हमने भी सुनी थी। तो ये किस चीज को जनरेट करती है, इनइक्वलिटी को जनरेट करती है, कि वो व्यक्ति जिसके पास संसाधन और अपॉर्चुनिटी नहीं है और वो व्यक्ति जिसके पास संसाधन भी हैं और अपॉर्चुनिटी भी हैं, तो किसको जन्म देती है चीज, ये जन्म देती है असमानता को, ये जन्म देती है इनइक्वलिटी को। ठीक है, इसका बहुत अच्छा उदाहरण है द कास्ट सिस्टम। कास्ट सिस्टम किसका उदाहरण है, इनइक्वलिटी का। भाई अगर आप प्राचीन भारत का इतिहास पढ़ोगे तो प्राचीन भारत के इतिहास में आप पाओगे कि शुरुआत में जो वर्ण व्यवस्था है, जो जाति व्यवस्था है, इस तरह की कोई सिस्टम आपको देखने को नहीं मिलेगा। और जब वर्ण व्यवस्था शुरू होती है तो वर्ण व्यवस्था की शुरुआत इस तरीके से नहीं होती है कि जो जन्म जिसने लिया है, जिस घर में जन्म लिया है, वही व्यक्ति उसका क्या हो जाएगा, कास्ट हो जाएगी, उसका वो वर्ण हो जाएगा। ऐसा नहीं है किसी ने क्षत्रिय के यहाँ जन्म लिया तो वो क्षत्रिय बन जाएगा। क्षत्रिय का सीधा सीधा सा मतलब ये था कि वो व्यक्ति जो लड़ने में क्या हो, निपुण हो, चूंकि उस समय युद्ध बहुत होते थे, और अगर कोई व्यक्ति जो लड़ने में निपुण है, वो रणनीति बनाने में निपुण है, तो वो क्या बन जाएगा, वो क्षत्रिय बन जाएगा। तो गुणों के आधार पे वर्णों का विभाजन किया गया था, ना कि जन्म के आधार पे। लेकिन बाद में एक सामाजिक कुरीति बन गई, और जिसके कारण क्या क्या किसने जन्म लिया, जाति प्रथा ने जन्म लिया, कास्ट सिस्टम ने जन्म लिया। अब कास्ट सिस्टम में जब कास्ट सिस्टम जब जनरेट हो गया तो एक पर्टिकुलर कास्ट, या मैं कहूँ एक अपर कास्ट के पास क्या होने लगे, उसके पास संसाधन भी होने लगे, और उसके पास रिसोर्सेज भी थे, और उसके पास अपॉर्चुनिटी भी थी, और वो आगे बढ़ सकता है। लेकिन वहीं पे दूसरी अगर हम बात करें जिनको हम हरिजन कहते हैं, ना तो उनके पास संसाधन है, ना ही उनके पास अपॉर्चुनिटी है। तो यहाँ पे आप देख पा रहे हो क्या आपको देखने को मिल रहा है कि एक व्यक्ति जिसके पास रिसोर्स भी है और अपॉर्चुनिटी भी है, वहीं पे दूसरा व्यक्ति जिसके पास ना तो रिसोर्सेज है और ना ही अपॉर्चुनिटी है। तो इन दोनों के मध्य ये क्या, इसको डाइवर्सिटी आप कहोगे, नहीं, इसे डाइवर्सिटी हम लोग नहीं कह सकते, इसे हमको क्या कहना पड़ेगा, यह है इनइक्वलिटी, यह है असमानता। ठीक है, उम्मीद करता हूं चीजें समझ में आ गई होंगी। और बाद में यही चीज, जो कास्ट सिस्टम जो पहले गुणों के आधार पर था, जन्म के आधार पर नहीं था, वो बाद में जाके समाज की क्या बन गई, कुरीति बन गई। आपकी एनसीईआरटी में एक डायग्राम दिया हुआ है, और वो डायग्राम मैंने यहाँ पे बनाने की कोशिश की है। यहाँ पे लिखा हुआ है इक्वलिटी और यहाँ पे लिखा हुआ है इक्विटी। क्या क्या लिखा हुआ है मैं फिर से आपको लिख के बताता हूँ। यहाँ पे लिखा हुआ था इक्वलिटी, इक्वलिटी, और दूसरी चीज है इक्विटी। इक्विटी, इक्वलिटी का हिंदी अनुवाद अगर आप देखोगे तो यह है समानता। क्या है, समानता। वहीं पे इक्विटी का अगर अनुवाद करके देखोगे तो आपको क्या देखने को मिलेगी, समता। क्या है, समता। तो हमें क्या चाहिए, हमें इक्वलिटी चाहिए या हमें इक्विटी चाहिए।
याद करो, मैंने अभी अभी कुछ समय पहले आपसे एक सेंटेंस कहा था कि कभी कभी अगर इक्वल ट्रीटमेंट हो रहा है, क्या हो रहा है, समान व्यवहार सब लोगों के साथ आप करोगे, तो उससे क्या पैदा हो जाता है, उससे इनइक्वलिटी पैदा हो जाती है। कैसे इनइक्वलिटी पैदा हो जाती है, ये डायग्राम इस चीज को बहुत अच्छे से समझाता है। देखो, इक्वलिटी, समानता का मतलब है कि सभी लोगों को हम समान चीजें दे दें। यहाँ पे तीन व्यक्ति हैं, ये व्यक्ति ए है एक, ये व्यक्ति दो और ये व्यक्ति तीन। इन तीनों ही व्यक्तियों को क्या देखना है, मैच देखना है। भाई इनके पास आईपीएल का फाइनल का मैच के टिकट इनके पास नहीं मिल पाए और आरसीबी का मैच इन्हें देखना था। अब आरसीबी का मैच जब इन्हें देखना है, टिकट नहीं हो पाए, तो क्या कर रहे हैं, ग्राउंड के बाहर या किसी पेड़ पे या किसी की छत पे जाके मैच देखने की कोशिश कर रहे हैं। मान लेते हैं किसी की छत पे, आपकी छत पे जाके क्या कर रहे हैं, मैच देखने की कोशिश की जा रही है। अब आपकी छत की जो बाउंड्री है, जो बाउंड्री है, वो क्या है, कुछ ऊंचाई पर है, ताकि पिताजी ने इस तरीके से बनाई कि आप क्या नहीं कर सको, आसपास पड़ोस में जो भी लोग हैं उनके साथ इंटरेक्शन बहुत ज़्यादा आपका नहीं हो पाए, जिससे आपकी पढ़ाई में नुकसान हो। तो पिताजी ने दीवारें थोड़ी ऊंची बनवा दी। अब क्या हुआ, तीन व्यक्ति आपके घर पे पहुंचे। एक व्यक्ति जिसकी ऊंचाई है करीब 6 साढ़े 6 फीट के आसपास, दूसरा व्यक्ति है वो करीब 5 साढ़े 5 फीट का है, और तीसरा व्यक्ति जो है उसकी ऊंचाई कम है, या मैं कहूँ वो बच्चा है, और वो है करीब 4 फीट के आसपास का। ठीक है, आपके घर की छत की जो बाउंड्री है, वो बाउंड्री है करीब 4.5 फीट की। तो वो व्यक्ति जो 6 साढ़े 6 फीट का है, वो तो बिना किसी ऊंचाई पे चढ़े क्या देख सकता है, आसानी से मैच देख सकता है। वो व्यक्ति जो 5 साढ़े 5 फीट का है, वो कुछ कठिनाई के साथ, लेकिन फिर भी क्या कर लेगा, मैनेजेबल है, वो मैच देख लेगा। ठीक है, थोड़ा सा ऐसे ऊपर चढ़ के वो करने की कोशिश करेगा और मैच देख लेगा। लेकिन वो बच्चा जो अभी 3 साढ़े 3 फीट का है, वो मैच कैसे देखेगा, जब बाउंड्री 4 साढ़े 4 फीट की, तो आप कहोगे नहीं देख पाओगे। तो आपने क्या कहा कि मेरी छत पे जो आएगा, मैं उसको सबको क्या दूंगा, सबके साथ समान व्यवहार करूंगा, इक्वल ट्रीटमेंट करूंगा। और उस इक्वल ट्रीटमेंट में आपने क्या किया कि मैंने सबको एक एक स्टूल दे दिया, और उस स्टूल की जो हाइट थी वो कितनी है, 1 1 फीट है। अब सोचो, वो व्यक्ति जो पहले ही 6 साढ़े 6 फीट का है, वो 1 फीट का स्टूल लेके और गया, तो अब ऊंचाई हो गई 7 साढ़े 7 फीट। तो बहुत आसानी से मैच पहले भी देख पा रहा था, अब भी देख पा रहा है। वो व्यक्ति जो 5 साढ़े 5 फीट का है, उसको 1 फीट और दे दिया, 6.5 फीट हो गई, तो वो भी इजीली क्या कर पा रहा है, मैच देख पा रहा है। अब वो ऐसे ऊपर चढ़ चढ़ के मैच देखने की उसको जरूरत नहीं पड़ेगी। लेकिन वो व्यक्ति जो 3 साढ़े 3 फीट का था, अगर आपने उसको सिर्फ एक स्टूल दिया 1 फीट का, तो अब भी कितनी हो पाई, 4 साढ़े 4 फीट की हो पाई। और जो हाइट है बाउंड्री की, वो कितनी है, 5 फीट की है। तो वो तो कहेगा कि यार मैं तो अब भी मैच नहीं दे पा रहा। तो इसलिए इससे क्या जनरेट हुआ, इक्वल ट्रीटमेंट किया, लेकिन फिर भी क्या रही, इनइक्वलिटी रही। तो इसीलिए कह रहा था मैं आपसे कि बहुत बार ऐसा होता है कि हम इक्वल ट्रीटमेंट कर रहे हैं, और वो इक्वल ट्रीटमेंट भी किसको जनरेट कर देता है, किसको पैदा कर देता है, इनइक्वलिटी को पैदा कर देता है। अब बात करते हैं इक्विटी क्या होती है, समता क्या होती है। आपने कहा कि जो 6 साढ़े 6 फीट का व्यक्ति है, उसको स्टूल की जरूरत नहीं है, तो उसका स्टूल लेके आपने किसको दे दिया, उस व्यक्ति को दे दिया जिसकी ऊंचाई 3 साढ़े 3 फीट थी, जो बच्चा 3 साढ़े 3 फीट का है। अब 5 फीट की थी, 3 साढ़े 3 फीट का वो है, आपने दो स्टूल और दे दिए, तो अब वो व्यक्ति 5.5 फीट तक ऊपर उठ चुका है। अब वो भी क्या कर पा रहा है, मैच देख पा रहा है। और जो 6 साढ़े 6 फीट का व्यक्ति है, वो भी मैच देख पा रहा है। जो 5 साढ़े 5 का है, उसके पास एक स्टूल पहले से अवेलेबल है। तो अब तीनों ही व्यक्ति क्या कर पा रहे हैं, मैच देख पा रहे हैं। इसका मतलब अब हमने इनइक्वल ट्रीटमेंट किया है, क्या पैदा करने के लिए, इक्वलिटी पैदा करने के लिए। तो ये प्रीलिम्स के लिए स्टेटमेंट याद रखिएगा। हो सकता है कभी ऐसे में भी, निबंध में भी ये सवाल पूछ लिया जाए कि इक्वल ट्रीटमेंट लीड्स टू इनइक्वलिटी, समान व्यवहार भी किसको पैदा कर देता है, असमानता को पैदा कर देता है। तो हमें क्या लेके आने की जरूरत पड़ी, इसलिए समता लाने की जरूरत पड़ी, इक्विटी लाने की जरूरत पड़ी। तो आगे जब रिजर्वेशन वाली चीजें देखेंगे ना, आर्टिकल नंबर 15 देखेंगे, 16 देखेंगे, तो वहां पे ये सारी चीजें फिर से आएंगी। तो ध्यान रखिएगा कि हमने बात करी अभी असमानता की, हमने बात करी है समानता की, और हमने बात करी है समता की। तो तीन जो शब्द हैं एनसीईआरटी के प्रमुख रूप से, वो आप समझ चुके हैं। अब भारत में विविधता की बात करते हैं कि हम लोग भारत विविधताओं का देश है कहा जाता है। तो विविधताएं कैसे पैदा होती हैं, मान लेते हैं कोई व्यक्ति जो भी पंजाब में उसके क्या है, खेत है, काफी बड़ा खेत है पंजाब में, लेकिन वो एक अकेला व्यक्ति तो उस पूरे खेत में क्या नहीं कर सकता, उसमें बुवाई नहीं कर सकता। जब एग्रीकल्चर सीजन होगा तो बीज को रोपने का काम किया जाएगा, बीज को, तो वो क्या करना है, या तो उस मशीन की मदद ले, और क्या क्या किया जाए, बाहर से लेबर बनाया जाए। इसी तरह से जब वो फसल बन के तैयार हो गई है, एकदम फसल बहुत अच्छी फसल हुई और वो लहरा रही है आपके खेतों में, अब उनको क्या करना है, काटना है। अब काटने के लिए फिर से या तो मशीन बुला
बुलाई जाए या लेबर बुलाई जाए। इसी समय क्या हो रहा है कि उत्तर प्रदेश और बिहार में मान लेते हैं किसी भी कारणवश वहां पे क्या हो गया, सूखी की स्थिति बन गई है। तो लोग क्या करेंगे, यूपी और बिहार से लोग कहाँ जाने की कोशिश करेंगे, पंजाब में जाने की कोशिश करेंगे। अब जब वो पंजाब में जाएंगे तो पाएंगे कि यार यहाँ पे तो लोगों को काम की जरूरत है। अब वो बहुत सारे लोग पहुंच गए तो सामने वाला व्यक्ति क्या करेगा, कुछ कम प्राइस में देके, चीप लेबर जिसको कहते हैं, उस तरह से उनको काम करवाने की कोशिश करेगा। लेकिन वहां पे जहां पे कुछ नहीं मिल रहा था उसके मुकाबले अगर कुछ भी मिल रहा है तो लोग क्या करेंगे, वहां पे दूसरी जगह जाने का प्रेफर करेंगे। अब लोग वो गए और उन्होंने देखा यार पंजाब में तो ये स्थिति कभी आ ही नहीं सकती कि यहाँ पे सूखा पड़े, यहाँ पे तो बहुत बड़ी बड़ी नदियां हैं, बहुत अच्छे मैदान हैं। तो लोग वहीं जाके बस गए। अब बस गए तो क्या हुआ, पंजाब का कल्चर और यूपी का कल्चर मिला, पंजाब और यूपी का कल्चर मिला और एक नई विविधता उसने पैदा करी। क्या पैदा की उसने, एक नई विविधता पैदा करी। अब आप सोचो कि बिहार का कोई व्यक्ति जो लिट्टी चोखा खाता है वो कहाँ चला गया है, वो पंजाब में चला गया है। अब वो क्या कर रहा है, लिट्टी खा रहा है, लेकिन किसके साथ खा रहा है, अमृतसरी जो छोले होते हैं उसके साथ वो लिट्टी खा रहा है, और वो चोखा खा रहा है कुलचों के साथ। तो आप देख पा रहे हो एक नया कॉम्बिनेशन मिलके नया कॉम्बिनेशन बना। तो इस चीज से क्या पैदा होती है, विविधताएं पैदा होती हैं। इस चीज से क्या पैदा होती है, डाइवर्सिटी पैदा होती है। तो देखते हैं, long before people traveled from one part of the world to the another, went in the search of new places to settle in or the people to trade with। तो आपने देखा होगा कि जब हम आर्यन थ्योरी पढ़ते हैं तो उसमें आप पाओगे कि बाहर से लोग आए थे। हालांकि उस थ्योरी काफी डिबेटेबल थ्योरी है, लेकिन मैं सिर्फ उदाहरण के तौर पे आपको बता रहा हूँ कि ऐसा नहीं है कि आज ही लोग एक जगह से दूसरी जगह रहें। ये बहुत पहले से सिलसिला चला आ रहा है कि लोग एक जगह से दूसरी जगह जाते हैं, चाहे उनको रहने के लिए नया आवास उनको ढूंढना है या उनको व्यापार के लिए नई जगह ढूंढनी है। और बहुत सारे लोग क्या करते हैं कि कुछ सूखे के कारण आ गए, कुछ बाढ़ के कारण आ गए, किसी को वहाँ पे सफिशिएंट अमाउंट में खाना नहीं मिल रहा था, काम की वजह से आ गए हैं, या कहीं पे युद्ध छिड़ गया है तो युद्ध की वजह से लोग क्या करना शुरू कर रहे हैं, माइग्रेट करना शुरू कर रहे हैं। और इससे क्या पैदा होती है, डाइवर्सिटी, विविधता पैदा होती है। डाइवर्सिटी कम्स अबाउट व्हेन पीपल अडेप्ट देयर लाइव्स टू द ज्योग्राफिकल एरिया इन विच दे लिव। अगर मैं राजस्थान की बात करूं, जैसे चूंकि मैं राजस्थान से हूं तो राजस्थान के मैं बहुत सारे उदाहरण दूंगा आपको, है ना, लेकिन इसका बिल्कुल ये मतलब नहीं है कि मैं कोई रीजनलिज्म या क्षेत्रवाद को प्रमोट कर रहा हूं। चूंकि मैं आम जीवन में वो सारी चीजें मैंने देखी है, बचपन से अभी तक हमेशा वो चीजें देखी है, तो उदाहरण देना आसान हो जाता है। तो आप देखोगे कि यार अगर मैं जैसलमेर की तरफ जाऊं या बाड़मेर की तरफ जाऊं तो आप पाओगे पानी की बहुत कमी है, चूंकि थार मरुस्थल का स्थान है, पानी की बहुत कमी है। इस वजह से लोग पानी को बहुत मितव्ययी तरीके से प्रयोग करते हैं। इसका मतलब बहुत छोटे छोटे अमाउंट में पानी का प्रयोग करते हैं, वो व्यर्थ वेस्ट नहीं कर सकते हैं। और वहीं पे अगर कोई व्यक्ति कहाँ से आ जाए, पंजाब से आ जाए, हरियाणा से आ जाए, या यूपी से आ जाए, तो बिहार से आ जाए, जहाँ पे पानी की कमी नहीं है, और वो वहाँ पे आके कहे और मैं उसको कह दूँ कि नहीं आपको पूरे दिन के लिए केवल 10 लीटर पानी मिलेगा, इसी में आपको नहाना भी है, खाना भी बनाना है और पीने का काम भी करना है, तो वो कहेगा कि यार ये तो नहीं हो सकता। लेकिन वो फिर भी अगर वो अडॉप्ट कर ले, वो यूपी या बिहार का आदमी कहाँ पे, थार के मरुस्थल में, तो इस चीज को आप क्या कहोगे, डाइवर्सिटी कहोगे। यहाँ से क्या पैदा होती है, डाइवर्सिटी पैदा होती है। ठीक है, अब उसके साथ क्या होता है, जब वो बाहर का व्यक्ति आता है तो अपने साथ क्या लेके आता है, भाषा लेके आता है, अपनी फूड, खाना, नया खाना लेके आता है, म्यूजिक लेके आता है, रिलीजन लेके आता है, एंड बिकम अ मिक्सचर ऑफ द ओल्ड एंड द न्यू। thus the region become very diverse because of their unique histories। इसीलिए आप देखोगे कि भारत में बाहर से जब लोग आने लगे, भारत में अरब से लोग आए, भारत में मध्य एशिया के लोग आना शुरू हुए, भारत में यूरोपियन पावर्स आई, तो भारत में बहुत सारे लोग आए और बहुत सारे लोगों ने भारत को क्या क्या दिया। तो आप इस तरीके से कह सकते हो, बड़ा फेमस कोट है ये कि भारत एक बर्तन है और उस बर्तन पे बहुत सारे खरोंच आपको देखने को मिल रही हैं। और वो खरोंच क्या है, वो खरोंच क्या दर्शा रही है कि बहुत सारे लोग भारत में आए और भारत का ही बन गए, या भारत को उन्होंने नई नई भाषाएं दी, भारत को नए नए धर्म दिए, लेकिन फिर भी वो बर्तन आज भी मौजूद है, उस पर खरोंच आ गई है नई नई। ठीक है, तो इस तरीके से आप क्या कर सकते हो, भारत को या इंडिया को एक्सप्लेन कर सकते हो कि कितनी डाइवर्सिटी आपको देखने को मिलेगी। हिस्टोरिकल एंड ज्योग्राफिकल फैक्टर्स इन्फ्लुएंस द डाइवर्सिटी ऑफ अ रीजन। अब हम बात करने वाले हैं कैसे
ऐतिहासिक और भौगोलिक कारण वहां की विविधता को प्रभावित करते हैं। जैसे अभी हमने बात करी थी थार के मरुस्थल की, इसी तरीके से भारत में एक और मरुस्थल देखने को मिलेगा जिसका नाम है लद्दाख। लद्दाख को बहुत किताबों में मिनी तिब्बत का दर्जा भी दिया जाता है। बिल्कुल क्यों? क्योंकि तिब्बत और लद्दाख में अगर आप कल्चर देखोगे, अगर ज्योग्राफिकल एरिया देखोगे, तो काफी हद तक आपको सिमिलरिटीज देखने को मिलेगी। तो हमने केस स्टडी ली है जो एनसीईआरटी में दी हुई है। लद्दाख, लद्दाख को क्या कह रहे हैं हम लोग? लिटिल तिब्बत कह रहे हैं। ये कैसा इलाका है? डेजर्ट इलाका है। डेजर्ट का मतलब ये नहीं होता जहां पे बहुत ज्यादा गर्मी पड़ती है। डेजर्ट का मतलब वो इलाका होता है जहां पे वेजिटेशन नहीं है, जहां पे वनस्पति नहीं है। और वनस्पति क्यों नहीं होगी? क्योंकि वहां पे प्रेसिपिटेशन नहीं होता, वहां पे वर्षण नहीं होता। ठीक है, तो लद्दाख भी क्या है? डेजर्ट इलाका। डेजर्ट इन द माउंटेन इन द ईस्ट ऑफ द जम्मू एंड कश्मीर कवर्ड इन स्नो फॉर अ लार्ज पीरियड ऑफ ईयर। वहां पे बर्फ मिलती है और वर्ष के लंबे समय में आपको क्या देखने को मिलेगी? वहां बर्फ देखने को मिलेगी। फॉर ड्रिंकिंग वाटर पीपल डिपेंड ऑन द मेल्टिंग स्नो ड्यूरिंग द समर मंथ्स। वहां पे भी पानी नहीं है, पहाड़ी इलाका है, ऐसा भी नहीं है ड्रिल आप कर पाओगे। तो क्या करना पड़ेगा आपको? जो बर्फ है वो जब गर्मियों के महीने में पिघलेगी, उस पिघले हुए पानी को आपको स्टोर करना पड़ेगा। और सर्दियों में जब बर्फ फिर से जम जाएगी तो आपको क्या करना पड़ेगा? उस पानी को यूज करना पड़ेगा। तो पानी की यहाँ पे भी आपको क्या देखने को मिल रही है? किल्लत देखने को मिल रही है। पीपल हेयर कीप शीप एंड गोट्स प्रोड्यूस पश्मीना वूल। तो यहाँ पे अब किस तरीके के जानवर रहेंगे? वो जानवर रह सकते हैं क्या जो बहुत ज्यादा पानी पीते हैं? तो आप कहोगे नहीं साहब। तो इसलिए आप देखोगे भेड़, बकरी, कुछ ऊंट भी आपको, दो कुबड़ वाले ऊंट, डबल हम जो कैमल्स होते हैं वो आपको देखने को मिलेंगे। क्यों? क्योंकि वो पानी बहुत कम पीते हैं और यहाँ पे पानी की कमी है। साथ ही साथ आपने सुना होगा पश्मीना के बारे में। पश्मीना क्या होती है? ऊन होती है। पश्मीना से वो मिलती है हमें, और वो बहुत ही जो कपड़ा होता है बहुत सॉफ्ट होता है, पश्मीना शॉल अगर आपने देखा है तो। और ये लोग क्या करते हैं? उसका व्यापार करते हैं। तो ये लद्दाख की केस स्टडी हमने ली। साथ ही साथ आप पाओगे कि लद्दाख लद्दाख से जो भेड़ है, जो बकरी है, लोग क्या करते हैं? उसका मिल्क जो प्रोडक्ट है वो वहां पे बनाएंगे। चीज आपको देखने को मिलेगा, बटर आपको देखने को मिलेगा। लद्दाख में बुद्धिज्म पॉपुलर हुआ। भाई लद्दाख इंडिया में है और इंडिया ही तो शुरुआती जर्नी जो बुद्धिज्म की कहाँ पे देखने को मिलेगी? जो रूट है बुद्धिज्म की वो इंडिया में देखने को मिलेगी। इंडिया से लद्दाख, इंडिया के लद्दाख से वो बुद्धिज्म कहाँ पे पहुंचा? तिब्बत में पहुंचा। तो आप देख पा रहे हो कि कैसे हुआ होगा ये कि एक व्यक्ति जो लद्दाख से है, या मैं कहूं जो बिहार से होगा, बिहार से लद्दाख गया होगा और लद्दाख से कहाँ गया होगा? तिब्बत गया होगा। इस तरीके से उसने क्या बनाया होगा? वहां पे डाइवर्सिटी पैदा की होगी। इस्लाम वॉज इंट्रोड्यूस इन दिस रीजन मोर देन 400 ईयर्स अगो एंड देयर इज अ सिग्निफिकेंट मुस्लिम पॉपुलेशन हियर। तो ये बात भी आप ध्यान रखना, जब भी हम डेमोग्राफी की बात करेंगे तो लद्दाख में भी आपको कौन सी पॉपुलेशन देखने को मिलेगी? मुस्लिम पॉपुलेशन देखने को मिलेगी। बट वो मुस्लिम पॉपुलेशन ऐसा नहीं है कि हमेशा से वहां रह रही है, वो करीब 400 साल पहले वहां पे पहुंची है। लोकल वर्जन ऑफ द तिब्बतियन नेशनल एपिक केसर सागा was performed and sung by the both communities Muslim and Buddhism। अभी ये बताता है कि इंडिया क्यों एक रिच हेरिटेज आपको देखने को मिलेगा इंडिया में, कि वहां पे एक प्ले होता है। प्ले का मतलब क्या है? वहां पे एक राजा की कहानी है जिसका नाम है केसर। उसके पास ये कहा जाता है कि बहुत अच्छा भगवानों द्वारा दिया गया एक पक्षी था। और अभी केसर जो राजा है वो वहां पे नहीं है। वो क्या हुआ कि जब कोई आक्रमणकारी फिर से लद्दाख पे या तिब्बत पे अटैक करेगा तो कौन आएंगे? फिर से केसर जी आएंगे और क्या कर, किसको प्रोटेक्ट करेंगे? हमारे जो लद्दाख को है उसको प्रोटेक्ट करेंगे। ये वहां का लोकल प्ले है। अब इसको कौन प्ले कर रहा है? वहां पे जो एंशियंट जो लोग हैं बुद्धिज्म वो भी प्ले कर रहे हैं, और उनके साथ साथ जो 400 साल पहले गए हैं मुस्लिम, वो लोग भी क्या कर रहे हैं? प्ले कर रहे हैं। तो इससे क्या बना? एक डाइवर्स जगह क्या बन गई? लद्दाख बन गई। इसी तरीके से एक और केस स्टडी है, और उस केस स्टडी कहाँ की? केरल की। केरल कैसा इलाका है? कोस्टल इलाका है। कोस्टल इलाके पे हमेशा ट्रेडिंग होती है। ट्रेडिंग की वजह से आप देखोगे केरल में बहुत सारे लोग बाहर से आके कहां बसना शुरू हुआ? केरल में बसना शुरू हुआ। सराउंडेड बाय द सी ऑन द वन साइड एंड हिल ऑन द अदर। तो एक तरफ केरल में आप देखोगे तट देखने को मिलेगा, दूसरी तरफ मुन्नार जैसी बहुत ही सुंदर पहाड़ियां देखने को मिलेगी। अ नंबर ऑफ स्पाइसेस लाइक पेपर, क्लोव्स एंड द कार्डेमम्स आर ग्रोन ऑन द हिल्स। तो काली मिर्च आपको देखने को मिलेगी, लौंग आपको देखने को मिलेगी, इलायची की पहाड़ियां हैं, कार्डेमम हिल्स है, वहां पे आपको इलायची देखने को मिलेगी। यहाँ पे आप देखोगे ज्यूइश एंड अरब ट्रेडर्स वर द फर्स्ट टू कम हियर।
बाहर से जो लोग आने वाले थे उसमें सबसे पहले कौन आया? जूइश एंड अरब। केरल में आप जाओगे तो जूइश का जो टेम्पल है, अब आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताएं ना कि जूइश यहाँ पे प्रे करते हैं उस जगह को क्या कहते हैं, तो केरल में आपको देखने को मिलेगा। इसी तरीके से अरब ट्रेडर्स किस लिए आए? नाम पता लग रहा है, ट्रेडर्स किसका ट्रेड करने होंगे? हम पहले ही बता चुके हैं यहाँ पे क्या मिलता है? स्पाइसेस। तो स्पाइसेस की ट्रेडिंग करने के लिए बाहर से लोग यहाँ पे पहुंचे। द अपोस्टल ऑफ द क्रिस्ट सेंट थॉमस इज बिलीव टू हैव कम हियर करीब कितने साल पहले? 2000 साल पहले। और क्यों आए थे वो? यहाँ पे क्रिश्चियनिटी को प्रमोट करने के लिए। कौन आए? सेंट थॉमस आए। इसी तरीके से आप देखोगे इब्ने बतूता हु ट्रेवल्ड हियर a little less than 700 years ago wrote a travelogue in which he described the lives of the Muslim and says that they are highly respected community. इब्ने में तूता जब यहाँ पे आया तो उसने अपनी डायरी जो है वो ट्रैवल डायरी लिखा करता था, जैसे आजकल लोग ब्लॉगिंग करते हैं उसी तरीके से ट्रैवल डायरी का उस समय क्या रहा होगा? ट्रेंड रहा होगा। तो इब्ने में तूता ने यहाँ पे लिखा कि जब मैं यहाँ के मुस्लिम लोगों से मिला और मैंने समाज में उनकी इज्जत देखी तो मैंने पाया कि वो हाईली रेस्पेक्टेड सोसाइटी है और वो लोग यहाँ के नहीं हैं, वो लोग बाहर से आए। बता रहे हैं वो क्या है? ट्रेडर्स हैं। The Portuguese discovered the sea route to India from the Europe when the Vasco da Gama landed with the ship here. हमें पता है 1498 में कौन आता है यहाँ पे? वास्को डी गामा कैलीकट पे आता है। तो कैलीकट कौन सा इलाका है? केरल से। तो देख रहे हो बाहर से लगातार क्या आ रहे हैं? लोग आ रहे हैं। क्यों आ रहे हैं? ट्रेडिंग करने के लिए यहाँ पे आ रहे हैं। अब इस वजह से क्या हुआ? केरल क्या बन गया? डाइवर्स बन गया। कैसे डाइवर्स बन गया? देखो, बिकॉज ऑफ ऑल दीज वेरियस हिस्टोरिकल इन्फ्लुएंस पीपल इन द केरला प्रैक्टिस डिफरेंट रिलीजन। कौन कौन से? जुडाइज्म, जूइश लोग आए थे, इस्लाम यहाँ पे आया, क्रिश्चियनिटी यहाँ पे आया, हिंदुइज्म और बुद्धिज्म। तो केरल में आप देख रहे हो अलग अलग रिलीजन के लोग आपको देखने को मिल रहे हैं। द फिशिंग नेट्स यूज्ड हियर लुक एग्जैक्टली लाइक द चाइनीज फिशिंग नेट्स एंड दे आर कॉल्ड चीना वाला। लोकल भाषा में चीना वाला, और आजकल तो अगर आप नेट पे डालोगे तो चाइना फिशिंग नेट ही उसको कहना शुरू कर दिया लोगों ने। तो क्यों? क्योंकि ये चीना शब्द शायद ये बताने की कोशिश कर रहा है हमसे कि ये फिशिंग नेट्स कहां से आए? हमारे पास चीन से आए हैं, इसलिए चीना वाला। इवन द यूटेंसिल यूज्ड फॉर फ्राइंग इज कॉल्ड द चीना चट्टी एंड इज बिलीव दैट द वर्ड चीन could have come from the चाइना। तो इस वजह से बताने की कोशिश करी, इसका मतलब चाइना से भी बहुत सारी चीजें यहाँ पे पहुंची हैं। क्यों पहुंची? कोस्टल एरिया है, इजीली लोग क्या कर सकते हैं? चाइना और केरल से कनेक्ट हो सकते थे। द फर्टाइल एंड क्लाइमेट वर सुटेड टू ग्रोइंग राइस एंड अ मेजोरिटी ऑफ द पीपल हियर ईट राइस, फिश एंड वेजिटेबल। कोस्टल एरिया है तो फिश बिल्कुल खाएंगे। पानी केरल आप देखोगे कौन से घाट पे आपको देखने को मिलेंगे? वेस्टर्न घाट्स पे। तो बारिश अच्छे से होती है और राइस कल्टीवेशन के लिए, पैडी कल्टीवेशन के लिए आपको क्या चाहिए? गुड अमाउंट ऑफ रेनफॉल चाहिए, वो आपको यहाँ पे मिल रही है। तो आप देखोगे यहाँ पे जो लोग हैं वो क्या खाएंगे? राइस खाएंगे, फिशेस खाएंगे। द बोट रेस इज एन इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ द ओनम फेस्टिवल सेलिब्रेटेड इन केरला। तो यहाँ पे केस स्टडी लेके बताई कोशिश की कि भाई लद्दाख से तिब्बत में रिलीजन पहुंचा, चीन से केरल तक बहुत सारी चीजें पहुंची। क्या बताने की कोशिश की जा रही है? डाइवर्सिटी। तो अब हम समझ पाए कि इनइक्वालिटी में आपको एक सेंस देखने को मिलेगा किसका? कमी का। किसका? कमी का आपको एक सेंस देखने को मिलेगा। वहीं पे डाइवर्सिटी में जो सेंस आपको देखने को मिलेगा वो अलग होने का, डिफरेंट होने का सेंस आपको देखने को मिलेगा। फिर से समीर की कहानी पे चलते हैं ना, समीर 1 और समीर 2 की कहानी पे। इन दोनों के पास धर्म तो है, हिंदुइज्म को ये फॉलो कर रहा है, इस्लाम को ये फॉलो कर रहा है, तो धर्म तो है। इसका मतलब यहाँ पे कमी नहीं है, ये अलग अलग है। इसका मतलब ये क्या चीज डिनोट करने की कोशिश की जा रही है यहाँ पे? ये डाइवर्सिटी डिनोट करने की कोशिश की जा रही है। सिमिलरली दोनों भाषा तो बोलते हैं लेकिन दोनों की भाषा अलग अलग है। इसका मतलब ये क्या चीज बताने की कोशिश की जा रही है? डाइवर्सिटी यहाँ पे बताने की कोशिश की जा रही है। तो अब आप समझ पाए कि असमानता, इनइक्वालिटी, डाइवर्सिटी या विविधता में क्या अंतर है। तो पूरा जो चैप्टर है हमारा वो इसी चीज को बताने की कोशिश कर रहा है। हिस्टोरिकल एंड ज्योग्राफिकल फैक्टर्स व्हिच इन्फ्लुएंस द डाइवर्सिटी ऑफ अ रीजन। तो यहाँ पे हमने देखा कि बोथ द रीजन्स वर इन्फ्लुएंस्ड बाय द चाइनीज एंड अरब ट्रेडर्स। केरल और लद्दाख दोनों की बात करेंगे। इट वाज ज्योग्राफिकली ऑफ केरला व्हिच अलाउड द कल्टीवेशन ऑफ द स्पाइसेस एंड द स्पेशल ज्योग्राफिकल लोकेशन ऑफ लद्दाख एंड इट्स वूल दैट ड्रू द ट्रेडर्स
टू दिस रीजन। भाई केरल में स्पाइस ट्रेडिंग करने के लिए है और लद्दाख में पश्मीना शॉल की पश्मीना जो वूल है उसकी ट्रेडिंग करने लोग पहुंचे। दस हिस्ट्री एंड द ज्योग्राफी आर ऑफन टाइड टू द कल्चरल लाइफ ऑफ अ रीजन। तो जब मैं आपको ज्योग्राफी पढ़ाऊंगा और तब मैं आपको बताऊंगा कि यार ज्योग्राफी के बिना आप कल्चर नहीं पढ़ सकते हो। आप याद करो, सबसे पहला जो हिस्ट्री का टॉपिक आप पढ़ते हो वो क्या है, वो आप एंशिएंट इंडिया का पहला टॉपिक पढ़ते हो, इंडस वैली सिविलाइजेशन, यही है हिस्ट्री का पहला टॉपिक। इंडस किसका नाम है, नदी का नाम है, तो ज्योग्राफी। वैली आप देखोगे कि रिवर क्या करती है, फ्लूवियल लैंडफॉर्म बनाती हैं, है ना, नदियां स्थल आकृतियों का निर्माण करती हैं, तो उसमें आप पढ़ोगे वैलीज के बारे में। तो इंडस वैली सिविलाइजेशन में जो दो शब्द हैं शुरू के मुख्य, वो कहाँ से लिए गए, भूगोल से लिए गए, ज्योग्राफी से लिए गए। तो बिना ज्योग्राफी के लिए हिस्ट्री पढ़ना या कल्चर पढ़ना मुश्किल हो जाता है। तो यही बताने की कोशिश की जा रही है कि हिस्ट्री और ज्योग्राफी एकदम साथ साथ रहेंगे और उससे क्या पैदा होता है, नया कल्चर पैदा होता है। तो ये डाइवर्सिटी आपको देखने को मिलेगी। और भारत में अक्सर हम इस फ्रेज का यूज करते हैं, यूनिटी इन डाइवर्सिटी, विविधता में एकता की हम बात करते हैं। अच्छा, अगर कहीं पे भी इस तरीके का सवाल है जहां पे आपको विविधता एकता के बारे में लिखना है, तो आपको पता होना चाहिए कि ये यूनिटी इन डाइवर्सिटी जो है ये कहां से लिया गया है। तो यूनिटी इन डाइवर्सिटी हमारे कंट्री के जो फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर थे उन्होंने ये चीज बताई थी हमें, नेहरू जी ने, जवाहरलाल नेहरू जी ने कहाँ बताई थी, उनकी बुक में, और उनकी बुक का नाम क्या है, फेमस बुक है द डिस्कवरी ऑफ इंडिया। तो उन्होंने कहा कि इंडिया की यूनिटी इज नॉट समथिंग विच इज इम्पोज फ्रॉम द आउटसाइड। ऐसा नहीं है कि बाहर के लोगों को लाके बंद कर दिया इंडिया में कि एक देश बना दो, ठीक है, ऐसा नहीं हुआ है यहाँ पे, बट इट वॉज समथिंग डीपर एंड विद इन इट्स फोल्ड the widest tolerance of the belief and the custom was practiced and every variety acknowledged and even encouraged। तो कह रहे हैं कि ये हमारे अंदर है, ये सब चीजें, ऐसा नहीं है कोई हमको लाके यहाँ पे किसी ने बंद कर दिया, नहीं, हम लोग यहाँ पे हैं और जो जो नए लोग आए उनसे नई नई चीजें हमने सीखी, जो नए लोग आए उन्होंने हमसे बहुत सारी चीजें सीखी हैं, और इस तरीके से हमारा देश महान बना है, जिसमें बार बार इस चीज की बात होती है कि क्या, कि यूनिटी इन diversity. It was Nehru who coined the phrase unity and diversity to describe this country. India's national anthem, composed of Rabindranath Tagore, is another expression of the unity of India. जब भी नेशनल एंथम की बात होती है तो उसमें आप पढ़ोगे कि भारत भाग्य विधाता है, और कहां कहां की बात हो रही है, पंजाब, सिंध, गुजरात, मराठा, द्राविड़, उत्कल, बंगा। तो सब चीजों को कंप्राइज करके हम बता रहे हैं कि ये है हमारा भारत, ये है हमारा इंडिया, ठीक है। ये भी हमारा जो नेशनल एंथम है वो किस चीज को बताने की कोशिश करता है, यूनिटी इन डाइवर्सिटी को। अच्छा, अगर आपको एक चीज मैं यहाँ पे बड़ी शॉकिंग सी बताऊं, नेशनल एंथम की बात हो रही है तो आप पाओगे कि आज की तारीख में जो भारत का सबसे बड़ा राज्य है, जो जिसको कहा जाता है राजस्थान, उस राजस्थान का नाम आपको नेशनल एंथम में देखने को नहीं मिलेगा। याद करो, कहीं पे राजस्थान का नाम मिलेगा क्या आपका, ये वाला जो एरिया है इसका कहीं पे भी आपको नाम देखने को नहीं मिलेगा। पंजाब हरियाणा एक ही थे तो पंजाब का नाम ले लिया, सिंध ले लिया, गुजरात ले लिया, मराठा की बात कर ली, द्राविड़ दक्षिण भारत की बात, द्राविड़ उत्कल उड़ीसा वाले तट की हमने बात करी, बंगाल जो पूरा बंगाल है जिसमें असम, नॉर्थ ईस्ट सब कुछ आ जाता है, उसकी हमने बात करी। तो सब जगह की हमने बात करी, लेकिन कौन रह गया यहाँ पे, राजस्थान रह गया। क्या आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता पाओगे, नहीं तो मैं आपको बताऊंगा जब भी हम नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे या कभी भी जब हम बात करेंगे कि राजस्थान का नाम क्यों नहीं है हमारे नेशनल एंथम में। अगर आपको पता है तो प्लीज मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा। तो दिस वाज अ चैप्टर विच इज रिलेटेड टू डाइवर्सिटी, विविधता के बारे में। तो मैंने बताया था आपको कि हम लोग असमानता और विविधता का अंतर यहाँ पे देखेंगे, और उम्मीद करता हूं कि ये दोनों चीजें आप समझ में आ गए होंगी। जब भी हम नेगेटिव सेंस में बात करते हैं तो वी टॉक अबाउट इनइक्वलिटी, पॉजिटिव सेंस में जब हम बात करते हैं तो डाइवर्सिटी की हम बात करते हैं, किसी कमी की हम बात कर रहे हैं तो इनइक्वलिटी की बात कर रहे हैं। अगर अलग होने का भेद, अलग होने का भाव आपको कहीं देखने को मिल रहा है तो वो क्या है, डाइवर्सिटी है, विविधता है। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट टॉपिक के साथ, नेक्स्ट चैप्टर के साथ। कमेंट सेक्शन में मुझे जरूर बताइएगा कि आपको ये यूनिट या चैप्टर कैसा लगा, डाइवर्सिटी या विविधता, ठीक है। और कोशिश कीजिएगा एनसीईआरटी से आप इसे पढ़ें, और इसकी जो भी नोट्स बन सकते हैं, हालांकि इस नोट्स में 3-4 चीजें ही हैं जो आपको पता होनी चाहिए, इसलिए मैं कहूंगा जब आप 6, 7, 8 क्लास के एनसीईआरटी पढ़ोगे ना तो आप पाओगे मुश्किल से आपके जो नोट्स बनेंगे, जो शॉर्ट नोट्स बनेंगे, मुश्किल से 50 पेजों में ये 3-4 एनसीईआरटी कंप्लीट हो जाती हैं। तो इनके नोट्स होना आपके पास बहुत ज्यादा जरूरी है, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक आप अपना ध्यान रखिए। जय हिंद, जय भारत।